Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the third lecture of Simple Harmonic Motion. इस लेक्चर में बेसिकली अब हम लोग शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लीनियर एसएचएम टू एंगुलर एसएचएम, है ना। आपने एंगुलर ऑसिलेशन का तो नाम सुना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए अ बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस कैन मेक एंगुलर ऑसिलेशन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक धागे से हम लोगों ने इस बॉब को लगा दिया। अब इसको अगर थोड़ा इधर जाकर के रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि टुडुंग 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 ऐसे ऐसे ये क्या करता जाएगा, ऑसिलेशन करता जाएगा, है ना। जैसा कि आपने देखा होगा वो जो पुराने जमाने की जो घड़ियां होती थी, वॉल क्लॉक होती थी, उसमें इस तरीके का पेंडुलम होता था ना, जो क्या करता था, इस तरीके से टुडुंग 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 एंगुलर ऑसिलेशंस करता था। अ बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस, तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इससे पास करने वाली एक एक्सिस सोचिए जो कि इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो उस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉब है ना, ये एक्चुअल में ऑसिलेशन कर रहा है। क्लियर हुई ये बात। तो चलिए इसके बारे में और समझते हैं। हमारा तो मोटिव है एंगुलर एसएचएम देखना, और यहां पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ ऑसिलेशन दिया हुआ है, एंगुलर ऑसिलेशन। एंगुलर ऑसिलेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो एंगल है थीटा, है ना, वो एक्चुअली चेंज करता जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एंगुलर ऑसिलेशन। तो चलिए अब आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है जब एंगुलर ऑसिलेशन क्या कहलाता है, एंगुलर एसएचएम, है ना। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। अगर ऐसा हो, द एंगुलर ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एंगुलर एसएचएम इफ, पहला कंडीशन है, देयर इज अ पोजीशन ऑफ द बॉडी वेयर द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। दिस पोजीशन इज द मीन पोजीशन, और जनरली इसको डिनोट करते हैं हम लोग थीटा बराबर जीरो से। तो देखिए यहाँ पर ऐसी पोजीशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रही है। इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखें तो इस समय क्या हो रहा है, नीचे mg लग रहा है, और अगर इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए r परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है। लेकिन ये जो बॉब है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तब आप सोचिए mg ऐसा ही हो गया, है ना। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि r परपेंडिकुलर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस पोजीशन पर, इस ओरिएंटेशन पे टॉर्क कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो चलिए पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो देखते हैं क्या इसे एंगुलर एसएचएम कह पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, when the body is displaced through an angle from the mean position, a resultant torque acts which is proportional, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, which is proportional to the angle displaced। तो अपने को इस डायग्राम में ये तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कि अगर हम लोग क्या करें, इसे डिस्प्लेस कर दिया ना, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये बॉब जो है अपने मीन पोजीशन से क्या है, डिस्प्लेस्ड है इस मोमेंट पर। तो इस समय एक टॉर्क ऐसा लग रहा है जो इसको वापस से क्या करवाना चाह रहा है, रीस्टोर करवाना चाह रहा है। लेकिन अभी मुझे ये आइडिया नहीं है कि टॉर्क जो है वो इस थीटा के, है ना, प्रपोर्शनल है कि नहीं मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो चलिए कैलकुलेशन तो करेंगे, अभी बस एक ऊपर से हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना। तो अभी ये वाला पॉइंट अभी होल्ड पर है, मैग्नीट्यूड नहीं देखें। दिस टॉर्क हैज अ सेंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सो एज टू ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये तो बात सही है ना, ये उसे मीन पोजीशन की तरफ बार बार लाने की कोशिश तो कर रहा है। तो पिछले डायग्राम में 1 और 3 ये दोनों तो सेटिस्फाई हो गए, लेकिन अभी 2 पे जो है हमें विचार विमर्श करना बाकी है ना। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है। अभी हम लोग बात करते हैं जो अभी अभी ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसके हिसाब से टॉर्क कैसा होना चाहिए, टॉर्क बराबर होना चाहिए सब माइनस के थीटा जैसा। यहाँ पर मैंने वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीजें हैं, है ना, टॉर्क है और थीटा है, और या तो ये क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसकी डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि थीटा है ना, जो थीटा है, मान लीजिए कि वो इस सेंस में है ना, ये सेंस कौन सा कहलाएगा, क्लॉकवाइज सेंस। मान लीजिए कि इस तरीके से इसे ऐसे डिस्प्लेस किया गया, है ना। तो इस सेंस को हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस के हिसाब से हम लोग थीटा की डायरेक्शन क्या बोल देंगे, यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल कह लीजिए आप, है ना। उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल देंगे कि अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो थीटा की डायरेक्शन बताएगी। तो थीटा की डायरेक्शन इस डायग्राम से कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, है ना, आपकी तरफ आ रहा है इनफैक्ट।
तो थीटा की डायरेक्शन हो गई आपकी तरफ। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखा रहा हूं तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गया। और टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए इस पर, इसको रीस्टोर करवाने वाली होनी चाहिए, मतलब कि उसका सेंस होना चाहिए इस डायग्राम के हिसाब से क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए अगर डायरेक्शन देखनी है तो क्या करेंगे, फिंगर्स को अगेन कर्ल करिए राइट हैंड की। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो आपका थंब है वो स्क्रीन को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है ना, स्क्रीन को धक्का लगा रहा है आपका थंब। तो बेसिकली इस बार जो टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, माइनस के कैप वाली आ रही है। तो टॉर्क आ रहा है माइनस के कैप वाला और प्लस के कैप आ रहा है थीटा के लिए, है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस से ही बात क्लियर हो जा रही है। ऑल राइट, तो देखिए ये काफी रिलेटेबल लग रहा होगा आपको। वहां पर होता था एफ बराबर माइनस के एक्स जब लीनियर एसएचएम की बात करते थे, और यहाँ पर उसी की तरह उसका जो एनालॉग है वो कैसा है, टाउ बराबर माइनस के इंटू थीटा। तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉर्क को क्या बोल सकते हैं, टॉर्क को बोल सकते हैं आई इंटू अल्फा। तो आई इंटू अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस के थीटा। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहां से अपने पास आई अल्फा बराबर माइनस के थीटा आ गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा। अब आपको अगेन ये रिलेटेबल दिख रहा होगा, किस इक्वेशन से रिलेटेबल दिख रहा होगा आपको, ये कंपेरेबल दिख रहा होगा एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो इसका मतलब यहाँ पर के अपॉन आई जो है वो बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर का, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग के पास आ जाएगा अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख दें, इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो पूरा का पूरा लीनियर एसएचएम जैसा ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। वहां पर क्या आता था, वहां पर आता था डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो उससे अगर कंपेयर करें तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आता था x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, उसी तरीके से यहाँ पर x के बजाय क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर x के बजाय आ जाना चाहिए थीटा। और एम्पलीट्यूड को यहाँ पर किससे डिनोट कर दे, थीटा नॉट से कर देते हैं, मतलब ये एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। और बाकी चीजें तो वैसे ही रहेगी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहाँ लिख देते हैं डेल्टा, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही आना है। तो ये हमने निकाल लिया कि अगर एंगुलर एसएचएम हो रहा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और यहां पर हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, जो कि कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन के। तो बिल्कुल आप समझिए कि एसएचएम आपका ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुका है। बस आपको ये समझना है कि रिलेट कैसे करें, है ना, किस तरीके से कंपेयर करके हम लोग आगे बढ़े। तो लेक्चर 3 जो है वो तो बस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिवीजन बन जाएगा, है ना। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं एनर्जी की, है ना। एनर्जी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अब आप सोचिए कि फिर से कंपेयर करके काम बन जाएगा। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले क्या लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर हम लोग लिखते थे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस बार यू बराबर क्या लिख देंगे, हाफ के, और यहाँ पर एक्स के बजाय क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा ना। यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ के थीटा स्क्वायर हो गया। और के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये और क्या बन जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास देखिए बस कंपेयर करके पोटेंशियल एनर्जी क्या एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होती थी, वो होती थी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस बार हाफ तो एज इट इज आ जाएगा, मास के बदले क्या आ जाएगा, मास के बदले आ जाएगा आई, है ना। और उसके अलावा v क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है। तो अगर रोटेशन में देखें, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में देखें या फिर एंगल्स के टर्म्स में देखें अगर, तो वेलोसिटी के बदले तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, है ना। और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर ये ओमेगा की जो डिनोशन है उसको कैसा यूज कर रहा हूँ, कैपिटल ओमेगा, है ना। तो ये हाफ आई
ओमेगा, कैपिटल ओमेगा स्क्वायर से मैंने यहाँ पर डिनोट किया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्या है यहाँ पर, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? क्यों आया ये एंगुलर वेलोसिटी? क्योंकि हमें पता है ना, हमें क्या पता है यहाँ पर कि एक तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि वो बॉडी क्या कर रही है, वो बॉडी इसके अबाउट एक तरीके से रोटेशन कर रही है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले ओमेगा से कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने ओमेगा को कैपिटल ओमेगा से यहाँ पर डिनोट करा है ना। तो देखिए कंपेयर करके और रोटेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी लिख डाला। अब आप सोचिए कि टोटल एनर्जी क्या लिखी, है ना, टोटल एनर्जी कितना लिख दे। पहले कितना आता था टोटल एनर्जी, वो आता था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर भी जो टोटल एनर्जी है उसको क्या आना पड़ेगा, कांस्टेंट। और वो कितना आ जाएगा, हाफ, मास के बजाय आ जाएगा आई। ओमेगा तो चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो दोनों में कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड के बदले क्या लिखते हैं यहाँ पर, एंगुलर एम्पलीट्यूड है ना, तो थीटा नॉट का स्क्वायर। तो हमारा टोटल एनर्जी भी आ गया। अब ये एनर्जी हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे इन दोनों को ऐड करके, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते तो वो भी टोटल एनर्जी आ जाता। और उसको आना भी ऐसा ही था। क्यों ऐसा आना था, आइए मैं आपको सिखाता हूं एक बार। थीटा बराबर कितना था, थीटा बराबर था थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो अगर मैं डी थीटा बाई डी टी कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाता, थीटा नॉट ओमेगा, आगे क्या लिखे, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। तो यहां से आप देखिए मेरे पास ओमेगा भी आ गया और ओमेगा आ गया और उसके अलावा थीटा भी आ गया, है ना, ये ओमेगा है और ये थीटा है। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखूं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई थीटा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख देते, वो लिख देते हम लोग, कितना था, आइए देखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। तो थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो अब आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या कर देना चाहिए इन दी एंड, इन दोनों को सिंपली हमें कर देना चाहिए ऐड। तो अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर और अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। तो बेसिकली हमने क्या डिराइव कर लिया कि टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट का भी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो आप देखिए कि अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपने अच्छे से कर रखा है ना, तो लेक्चर 3 तो बिल्कुल केक वॉक है। चलिए तो जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने देखा उसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ बॉडी मेक्स एंगुलर एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड पाई बाय 10 रेडियन एंड टाइम पीरियड 0.05 सेकंड। इफ द बॉडी इज एट डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर पाई बाय 10 रेडियन एट टी बराबर 0, राइट द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपने को ये पता है कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना, इस फॉर्मेट का होता है हमारा एंगुलर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। अब यहां पर देखिए अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा पाई बाय 10। उसके अलावा टाइम पीरियड अपने को दिया हुआ है 0.05 सेकेंड, मतलब 2 पाई बाय ओमेगा कितना हो जाएगा, 0.05 सेकेंड। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 2 पाई अपॉन 0.05, है ना। तो ओमेगा भी अपने को मिल गया। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि t बराबर 0 पर थीटा कितना है, पाई बाय 10 रेडियन है ना, यही तो लिखा है यहाँ पर। तो t बराबर 0 रखने पर थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पाई बाय 10। इसका मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा।
अभी तो लेफ्ट साइड में पाई बाय 10 है और इधर भी पाई बाय 10 है, तो ये वाले टर्म को 1 होना पड़ेगा, है ना? किस समय? एट t बराबर 0 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ डेल्टा को क्या आना पड़ेगा? 1 आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है? पाई बाय 2 तो हो ही सकती है ना? तो डेल्टा बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? डेल्टा बराबर हम लोग लिख देंगे पाई बाय 2। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसमें वैल्यू भर देते हैं, तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई, थीटा नॉट है पाई बाय 10 रेडियन। फिर क्या लिखे? साइन ऑफ, है ना, यहाँ पर क्या लिख दें? साइन ऑफ ओमेगा कितना है? ओमेगा को अगर कैलकुलेट करें, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन 0.05 था ना, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? ये देखते हैं। 2 पाई अपॉन, ये हो जाएगा 5 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया? 5 और ये 20, तो ये बेसिकली ओमेगा कितना आ गया? 40 पाई, है ना? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 40 पाई सेकेंड इनवर्स टी प्लस डेल्टा कितना आया? डेल्टा आया पाई बाय 2 आया, है ना? तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनली थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? पाई बाय 10 रेडियन। साइन ऑफ दिस प्लस पाई बाय 2 को और क्या लिखा जा सकता है? कॉस ऑफ 40 पाई सेकेंड इनवर्स टी, है ना? ये हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। तो इस जवाब से हम लोग क्या समझ सकते हैं? ये जो हमारा जवाब आया है, इसके हिसाब से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक पार्टिकल था जो इस तरीके से एंगुलर एसएचएम कर रहा था। लेट अस से कि ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है ना? तो उस केस में अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसे थीटा ले रहा हूं, है ना, तो अगर मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाले थीटा को क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव ले रहा हूं। तो t बराबर 0 कब था? t बराबर 0 वो वाला मोमेंट था जब ये पार्टिकल कहां पर था? अपने मैक्सिमा पर था। और कौन से एक्सट्रीम पर? पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था, है ना? यहां पर था तब मैंने टाइम बराबर 0 को घोषित किया, है ना? ये तो अपना लगातार घूमता जा रहा था, इस तरीके से ऑसिलेट करता जा रहा था, लेकिन मैंने स्टॉप वॉच अपना ऑन कब किया, या फिर मैंने t बराबर 0 कब घोषित किया? जब ये पार्टिकल जो है अपने राइट एक्सट्रीम पर था, क्लियर है? और यहां से ये इधर जाने की अब तैयारी कर रहा था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के पहले मैं आपका एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। अगर इस तरीके का मान लीजिए कि हमारे पास एक कटोरा है ना? तो नीचे अगर मार्बल रखा है तो क्या होता है? ये कैसे पोजीशन में हम लोग कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में है ना? क्योंकि अगर थोड़ा ऊपर धक्का देंगे तो नीचे आना चाहेगा, थोड़ा लेफ्ट में ऊपर ले जाएंगे तो राइट में नीचे आना चाहेगा। फिर ये दूसरे वाले शेप को देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि उल्टा कटोरा है। तो उल्टे कटोरे के ऊपर अगर इस तरीके से मार्बल रखेंगे तो हल्का सा भी इसको अगर पुश करेंगे तो ये फिर कभी भी अपने वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नहीं आना चाहेगा। और ये जो तीसरा केस है, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इसे हल्का सा भी मान लीजिए हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस किए तब तो ये चला जाएगा। और आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर राइट की तरफ डिस्प्लेस किए तो क्या होगा? अगर आपने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया तो ये वापस तो आएगा, लेकिन फिर ये नीचे लुढ़क जाएगा। तो इसीलिए ये कैसा पॉइंट कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो मैं बस आपका रिवीजन कराना चाह रहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, तो अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली होता क्या है, अब हम लोग काफी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे हैं। देखिए लिखा है, व्हेन टू एटम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ फ्यू एटॉमिक डायमीटर्स दे कैन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर, है ना? बट इफ द एटम्स आर so close to each other that their electron shells overlap, थोड़ी हाई लेवल की हम लोग बातें कर रहे हैं, पर ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये बोला जा रहा है कि जब दो एटम्स पास होते हैं तब तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन अगर ज्यादा ही पास हो जाते हैं तो फिर वो फोर्स जो है वो क्या हो जाता है? रिपल्सिव हो जाता है ना? तो वही यहां पर लिखा है, द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स आर रिपल्सिव। Between these limits, there can be an equilibrium separation distance at which two atoms form a molecule. मतलब कि ज्यादा पास भी नहीं आना चाहते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। एक ऐसी खास बीच की लोकेशन होती है जहां पर क्या होता है कि जो नेट, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है ना? तो if these atoms are displaced slightly from equilibrium, they will oscillate.
अगेन अपने को ये बताया जा रहा है कि क्या होता है ना? क्या देख बताया जा रहा है कि अगर उनको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग होता और दो ब्लॉक्स होते, तो मान लीजिए कि अगर इनके बीच की दूरी x नॉट है, नेचुरल लेंथ है, तब तो ये दोनों क्या इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा क्या किया जाए, सेपरेशन को बढ़ाया जाए, मान लीजिए सेपरेशन को कर दिया गया अब लेट अस से कि x डैश कर दिया गया ना, सेपरेशन अब कितना हो गया, x डैश हो गया। मतलब कि ये जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितनी बढ़ गई, x डैश माइनस एक्स नॉट। तो ये क्या करता था, ये दोनों ब्लॉक सिस्टम और स्प्रिंग, ये एसएचएम करता था, है ना? तो उसी टाइप का कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर भी, है ना? यहाँ पर एग्जैक्टली फोर्सेस वैसे तो नहीं है, पर फिर भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर जब दो एटम्स इस तरीके से होते हैं और एक खास सेपरेशन पर होते हैं, और उस सेपरेशन से अगर थोड़ा बहुत इन्हें डिस्प्लेस किया जाए तो वो क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पाए गए। अब देखिए आगे क्या यहाँ पर लिखा है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r बराबर r नॉट। हमने क्या मान लिया कि लेटर से कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r की वैल्यू जब हो जाए r नॉट तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर पेयर के लिए। अब यहाँ पर बोला है कि एक्सपेरिमेंट्स शो दैट, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, दैट द वॉन वॉल्स इंटरेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, और ये अपने को दे दिया गया है। मतलब कि इस केस में u बराबर जो है वो इतना आता है, ठीक है ये बात। मतलब कि u जो है वो किसका फंक्शन दिया हुआ है, u जो है वो स्मॉल r का फंक्शन दिया हुआ है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग होता था ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता था, तो इस केस में आप देखिए कि जब सेपरेशन x डैश का होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के x डैश माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स नॉट में किसे कह रहा हूँ, नेचुरल लेंथ को। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कुछ ऐसा आता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ रहा है ना? ये स्प्रिंग तो है नहीं कि बिल्कुल सेम वैसा ही फंक्शन है, तो यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, जैसे वहां पर क्या होता था, u बराबर आता था हाफ के, अगर मैं सेपरेशन मतलब कि जो इलोंगेशन है उसको अगर मैं x कहता था तो हाफ के एक्स स्क्वायर में कहता था पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता था, माइनस ड्यू बाई डी एक्स करता था, तो ये क्या आ जाता था, यहाँ से आ जाता था माइनस के एक्स, है ना? तो f बराबर यहाँ से मेरे को मिल जाता था माइनस के एक्स। तो उसी तरीके से अगर इस बार भी अपने को पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकाले, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर कर देते हैं। तो जब माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर किए तो वो कैसा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन है। आई होप कि आप ये डिफरेंशिएट करके भी देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, है ना? तो अगर f बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया, माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर, तो उससे ये रिजल्ट अपने पास आ गया, है ना? तो अब अपने को ग्राफ भी दिया हुआ है कि अगर ग्राफ बनाए इस फंक्शन का f एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ये जो ग्रीन वाला लाइन, ये जो ग्रीन वाला कर्व है ना, ये अपने को फंक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है ना, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ r। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आर नॉट सेपरेशन है ना, जब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है आर नॉट का, तो अपने को बोला गया था कि वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, उस समय नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो उस समय ना फोर्स अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है, वो जीरो है। तो उस मोमेंट पर अगर मैं यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ करूं, तो आप देखिए कि ये टैंजेंट जो है ना, ये टैंजेंट देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है इस टैंजेंट को देख करके कि अगर मैं बहुत छोटे से लोकेशन की बात करूं यहाँ पर, है ना, तो इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्स जो है ऑलमोस्ट कैसा है, लीनियर है। समझ पा रहे बात? इस जगह पर बहुत छोटा सेपरेशन अगर मैं आर नॉट से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो कितना भी कर्व्ड रास्ता हो कैसा लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा लगता है ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, एकदम जरा सा अगर मैं यहाँ पर आगे गया और इधर भी आगे गया, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो बाकी जगहों को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस जगह मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एसएचएम होने की उम्मीद तो है, क्योंकि f बराबर जब होता था माइनस के एक्स, या फिर f बराबर होता था सम कांस्टेंट माइनस के एक्स, तो उस समय ग्राफ ऐसा ही तो आता था हमारे पास। और ये किसकी इक्वेशन होती थी, ये इक्वेशन होती थी एसएचएम की। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ग्राफ ऐसा बनता था तो ये होता था f बराबर माइनस के एक्स,
इसमें और इसमें क्या फर्क होता था? बस यही फर्क होता था कि अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो पहले वाले केस में तो x बराबर 0 होती थी, लेकिन दूसरे वाले केस में वो x बराबर 0 नहीं होती थी। लेकिन होता तो इस बार भी क्या था? SHM ही था। तो ये मीन पोजीशन के अबाउट SHM क्यों कर रहा है, ये तो हम लोगों ने ग्राफिकली समझा। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें और साथ ही साथ ये भी निकालने की कोशिश करें कि आखिर उसका टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा, तो अपने को छोटा सा काम करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 ब्लॉक सिस्टम होता था, है ना? 2 ब्लॉक सिस्टम होता था इस तरीके से, और इसकी नेचुरल लेंथ लेटर से कि x नॉट होती थी, और यही क्या होती थी इस स्प्रिंग के लिए। जब स्प्रिंग ऐसा होता था, दोनों ब्लॉक यहाँ पर होते थे, तब ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन होती थी दोनों ही ब्लॉक्स के लिए। अब मान लीजिए कि आपने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, है ना, x डैश कर दिया। अब जो नई लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? x डैश हो गई। तो हम लोग क्या बोलते थे कि स्प्रिंग में कितने का चेंज इन लेंथ आया? वो हम लोग बोल देते थे x डैश माइनस x का। यही तो बात करते थे। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, टू स्टडी स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस अराउंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, जो कि है r बराबर r नॉट, we introduce the quantity x to represent the displacement from equilibrium, है ना? तो यहां पर बोला गया कि लेटर से कि इस बार उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितने का हो गया? r का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, मतलब चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी है? वो है r माइनस आर नॉट। बेसिकली इसी x से तो अपने को मतलब होता था। तो यहां पर हम लोगों ने r एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लिया। अब उस पूरे के पूरे वैल्यू को, है ना, r बराबर कैपिटल R नॉट प्लस x को हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन में भर दिया, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमने देखा था कि x जो कि क्या है, जो कि है कि कितना फ्लक्चुएशन आया अब जो सेपरेशन है उसका इक्विलिब्रियम सेपरेशन से। तो हम लोगों ने ग्राफ में देखा था कि x को कैसा होना पड़ेगा? बहुत छोटा होना पड़ेगा, तभी SHM होगा। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस, है ना, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस x is small in comparison to r naught and the absolute value of the ratio x upon r naught is much less than 1। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं ना। आपको याद होगा, क्या याद होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स। तो उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या था? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट की पावर 13। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट की पावर माइनस 13, है ना? तो अगर ऐसा मैं समझ रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस 13 उतर करके आ जाएगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। और अगर इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो देखिए एफ आर जो है वो कैसा आ जा रहा है? एफ आर बराबर सम माइनस इंटू के टाइम्स एक्स जैसा आ रहा है। तो यहां पर अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये जो है टर्म 72 यू नॉट अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये के इफेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है ना? तो के इफेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है ये। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है फॉर सेपरेशन, जो कि कैसा हो? इक्विलिब्रियम सेपरेशन से बहुत ज्यादा डिफर करता हुआ ना हो। चलिए, तो हम लोग आ गए उसी पॉइंट पर जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। याद होगा आपको ये डायग्राम? उस समय मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट नंबर 1 और 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर क्या 2 नंबर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? आइए इसके बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं सिंपल पेंडुलम होता क्या है। A simple pendulum is an idealized model consisting of a point mass suspended by a massless, unstretched string. When the point mass is pulled to one side of a straight down equilibrium position and released, it oscillates about the equilibrium position, है ना? तो इसकी equilibrium position कौन सी है? इसकी equilibrium position ये वाली होगी ना, जब ये बिल्कुल यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस समय इसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। क्लियर है ये बात? तो चलिए एनालाइज करते हैं इसके मोशन को और देखते हैं कि क्या ये एसएचएम परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1 से, है ना? मेथड नंबर 1 से अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा कि लेटर से कि इस समय ये किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पर है। इस समय देखिए इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा है और इधर टेंशन लग रहा है। लेकिन टॉर्क जो आएगा इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं देखूं इस ओ पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखूं, तो मैं क्या देखूंगा कि टेंशन का तो टॉर्क नहीं आ सकता है,
mg का टॉर्क आएगा और वो कितना आएगा, इसका टॉर्क आ जाएगा टाउ बराबर mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, तो l साइन थीटा है ना। यहां पर मैंने टॉर्क का क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है ना। तो अब देखिए यहां पर अगर टाउ बराबर mgl साइन थीटा है तो इसको मैं टाउ बराबर आई अल्फा भी बोल सकता हूं। यहां पर मैंने टॉर्क किसके अबाउट देखा, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसी एक्सिस के अबाउट देखा है जो कि O से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है ना। लेट अस से कि ये OA एक्सिस है, तो ये बेसिकली टॉर्क अबाउट OA एक्सिस मैंने निकाला है। और निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने O पॉइंट का सहारा लिया, क्योंकि O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है वही तो पूरा का पूरा OA के अबाउट भी आ रहा है ना। तो आई अल्फा बराबर कितना आ जा रहा है, mgl साइन थीटा। तो यहां से देखिए अपने पास अल्फा कितना आ रहा है, यहां से अपने पास अल्फा आ जा रहा है mgl अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। और अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात करूं तो ये टॉर्क रीस्टोरिंग है ना। अगर थीटा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा का सेंस क्लॉकवाइज है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि जो अल्फा का मैग्नीट्यूड है ना, वो कैसा आ रहा है, वो जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आ रहा है। और साथ ही साथ जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कैसा है, इसे रिस्टोर करने वाला है। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अल्फा का मैग्नीट्यूड जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा काम करूं, और वो छोटा सा काम क्या है कि मैं थीटा को स्मॉल ले लूं, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा mgl अपॉन आई, और यहां पर मैं लिख सकता हूं थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है ना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देख करके। तो यहां से अल्फा वेक्टर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा वेक्टर, है ना। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो टर्म है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है ओमेगा स्क्वायर का। तो अब यहां पर मुझे क्या दिख गया कि टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन एम जी एल। अब आई कितना होता है, आइए डायग्राम देखते हैं। आई जो है इस पार्टिकल के लिए इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, है ना, क्योंकि दूरी जो परपेंडिकुलर इस एक्सिस से कितनी है, इस पॉइंट मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस कितना है, एल है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई को लिख सकते हैं हम लोग कितना, एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एल। तो एक यहां से एल चला गया और एम से एम चला गया, तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन जी, है ना। तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड यूजिंग मेथड नंबर 1। क्लियर है ये बात। चलिए तो अब हम लोग टाइम पीरियड डिराइव करेंगे यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, है ना। चलिए तो ये डिफरेंट मेथड कौन सा है, वो ये है कि अगर ये थीटा बहुत छोटा है ना, तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो कर्व्ड पार्ट अपने को दिख रहा है, ये जो आर्क लेंथ अपने को दिखाई दे रही है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसी हो जाएगी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के कारण। तो मान लीजिए ये वाली जो दूरी है ये इस समय x है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, x बराबर मैं लिख सकता हूं l इंटू थीटा। तो अब यहां पर एक काम करते हैं, डबल डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूं d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली देखूं तो आप देखिए यहाँ पर mg तो नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो इसका दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में कर सकते हैं और एक इस डायरेक्शन में कर सकते हैं ना, टेंशन के अलोंग, टेंशन के आई मीन जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसके एंटी पैरेलल। तो जो mg का जो ये कंपोनेंट है ना, यही तो बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है और यही तो इसे रिस्टोर करवाना चाह रहा है। तो बेसिकली mg का ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg का साइन थीटा कंपोनेंट। तो उसके कारण एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहां पर मैंने डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस साइन का यूज करा है। तो यहां पर हम लोग इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपको याद होगा
आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ जो कि x है वो कितना हो जाएगा, वो l थीटा हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन l। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं d2x बाई dt स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस g मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन l। क्लियर है ये बात। तो अब अपने पास जो एक्सेलरेशन आया वो कैसा आया, माइनस टाइम्स जी अपॉन एल इंटू एक्स। तो ये बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है ओमेगा स्क्वायर का। तो एक तरीके से जो एंगुलर एसएचएम है इसको हम लोग लीनियर एसएचएम के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो इतना छोटा है, एंगुलर पोजीशन इतनी छोटी है कि ऑलमोस्ट ये जो है अपने को कैसा दिखाई दे रहा है, ये लाइन लीनियर दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहां से भी अपने पास क्या आंसर आ गया, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन जी। क्लियर है ये बात। तो देखिए अभी जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना, वही यहाँ डायग्रामेटिकली भी शो किया गया है, जैसे कि एक टेंशन फोर्स लग रहा है और एक एमजी फोर्स लग रहा है। बेसिकली तो यही दोनों फोर्स लग रहे हैं ना, टेंशन और एमजी। अब इस mg के दो कंपोनेंट है यहाँ पर, एक mg का cos थीटा और एक mg का sin थीटा। अब mg का cos थीटा क्या कर रहा है, दिस कंपोनेंट मियरली पुल्स ऑन द स्ट्रिंग, वो बस इस धागे को खींचना चाह रहा है। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा वो क्या कर रहा है, दिस कंपोनेंट ब्रिंग्स द बॉब बैक टू सेंटर, है ना, ये वापस से इसे रीस्टोर करवाने की कोशिश कर रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा ये थीटा छोटा होगा उतना ही ज्यादा ये जो कर्व पाथ आपको दिखाई दे रहा है ये उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, और ज्यादा सीधा दिखाई देने लगेगा। क्लियर हुई ये बात। इसीलिए जब थीटा बहुत छोटा होता है उस केस में जो एसएचएम होता है वही हम लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, या तो आप एंगुलर एसएचएम कह लीजिए या फिर आप लीनियर एसएचएम कह लीजिए, ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है फिजिकल पेंडुलम। आपको ऐसा लगेगा कि बस रिवीजन हो रहा है आपका ना, क्योंकि जो हम लोग फिजिकल पेंडुलम में पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट सारी बातें हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के केस में देख ली थी। होता क्या है फिजिकल पेंडुलम, एनी रिजिड बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट कंस्टिट्यूट्स अ फिजिकल पेंडुलम। कोई भी चीज को आप इस तरीके से लटका दीजिए तो वो किस तरीके का बिहेव करता है, एक फिजिकल पेंडुलम की तरह। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली बिलो द पाइवट। होता ही है ना, जब ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल इस तरीके से हो सच दैट कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाए, तो उस केस में mg नीचे लग रहा होता है ना। तो mg का तो कोई कंपोनेंट होता ही नहीं जो इससे क्या करवा सके, रिस्टोर करवा सके। तो उस केस में हमें समझ में आ रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि रिस्टोर करवाने की तो जरूरत ही नहीं है इस समय, क्योंकि इस समय कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा है। अगर मैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट पास करने वाली एक्सिस के अलोंग देखूं, है ना, एक ऐसी एक्सिस चुनूं जो कि क्या हो रही हो, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास कर रही हो और परपेंडिकुलर टू आपकी स्क्रीन हो। तो mg की वजह से ही तो टॉर्क आता था ना, तो अब mg की वजह से कोई टॉर्क आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। तो खैर अब चर्चा करते हैं जब ये किसी इस तरीके से थीटा एंगल पर डिस्प्लेस तो हमारे को दिख रहा है कि ये एफ जी वेक्टर क्या है, ये बेसिकली एम जी है ना। तो आखिर ये जो दूरी h दी गई है ये कौन सी दूरी है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी है। तो अगर मुझे टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट, बेसिकली हम लोग एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, लेकिन टॉर्क अबाउट ओ भी लिख दे तो चलेगा, क्योंकि जो टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट आ रहा है वही तो पूरा का पूरा टॉर्क अबाउट एक्सिस भी आ रहा है। तो टॉर्क अबाउट ओ कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली, अगर मैं देखूं तो माइनस एम जी इंटू कितना लिख दें, एच का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, क्योंकि ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो कितना होगा, ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा एच साइन थीटा, है ना। और यहां पर मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, ताकि मैं ये शो कर सकूं कि टॉर्क का जो सेंस है वो कैसा है, ऑपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क है ये। तो यहां से टॉर्क बराबर क्या लिख देंगे, आई इंटू अल्फा, वो कितना आ गया माइनस एम जी एच, और स्मॉल एंगल ले लेंगे तो ये थीटा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, माइनस एम जी एच अपॉन आई इंटू थीटा। तो ये जो एम जी एच अपॉन आई है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर का। तो यहां से हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब कि टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन एम जी एच, है ना। और अपने को ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये जो h है वो क्या है, ये जो h है बेसिकली वो है डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L is suspended through an end and is set into oscillation with small amplitude under gravity. Find the time period of oscillation. तो चलिए पहले तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये रॉड है। अब हमारे को समझ में आ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में दूरी कितनी है, वो होगी L/2। तो यहाँ पर अपने से टाइम पीरियड पूछा है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ कितना होता है I/mgh, है ना। और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2 के बराबर। अच्छा I कितना हो जाएगा, आप देखिए इस एक एंड के अबाउट रॉड के I कितना होता है ml²/3 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड कितना लिख देंगे 2 पाई अंडर द रूट ऑफ ml²/3 इंटू m इंटू g इंटू h की वैल्यू हो जाएगी L/2। तो ये कितना हो गया, m से m कट गया, एक l भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर द रूट ऑफ कितना आ जाएगा ये 12/3g। तो देखिए सवाल जो है कितने ज्यादा इजी होते हैं अगर हमारे को अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो और फॉर्मूला लगाना आता हो। चलिए तो आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है हमारा टॉर्जनल पेंडुलम, है ना। देखते हैं ये टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है। इन टॉर्जनल पेंडुलम एन एक्सटेंडेड बॉडी सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड और वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने बॉडी को किससे लटका रखा है, एक वायर से लटका रखा है। The body is rotated through an angle about the wire as the axis of rotation. अब जैसे कि मान लीजिए कि ये डिस्क है यहाँ पर, तो इस डिस्क को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घुमाया जा रहा है। इस तरीके से घुमा सकते हैं या फिर इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर तो ये फिक्स्ड है लेकिन नीचे से ये घूम रहा है तो वायर में आप समझ पा रहे हैं क्या क्रिएट होगा, ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है द ट्विस्टेड वायर एक्सर्ट्स a restoring torque on the body to bring it back to its original position, है ना। और यहाँ पर यही लिखा है कि this torque has a magnitude proportional to the angle of twist which is equal to the angle rotated by the body, है ना। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो टॉर्क है वो कैसा आता है, जो टॉर्क है वो आता है इस थीटा के प्रोपोर्शनल और साथ ही साथ ऑपोजिट सेंस वाला। तो टाउ बराबर ऐसे केसेस में आता है -k थीटा। और यहाँ पर जो k है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, है ना। टॉर्जनल कांस्टेंट किसका, ऑफ द वायर, है ना। क्योंकि ये वायर की प्रॉपर्टी की वजह से ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाह रहा है। तो ये आप फील कर पा रहे हो कि किसी भी वायर को अगर आप इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो वो वापस से अपने आप को रिस्टोर करना चाहेगा ही। और यहाँ पर मैंने कुछ उसके एग्जाम्पल दिखाए हैं, जैसे कि आप एक वायर से इस तरीके से रॉड को लटका दीजिए और इस सेंस में घुमाइए अगर इसे, तो ये वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये किस तरीके का ऑसिलेशन करेगा। उसी तरीके से कोई भी रैंडम शेप की बॉडी को इस तरीके से लटका दिया गया और आप इस तरीके से घुमाइए सच दैट की वायर में ट्विस्ट आए, तो ये किस तरीके का मोशन करेगा वो आप समझ पा रहे हैं। तो यही कहलाता है टॉर्जनल पेंडुलम। ऑलराइट, तो ऐसे केस में आप सोचिए टाउ बराबर अगर -k थीटा आ रहा है, तो टाउ बराबर जो है अगर -k थीटा आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि I इंटू अल्फा बराबर -k थीटा। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा -k/I इंटू थीटा। तो -k/I किसका रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ से अपने पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ I/k। तो बस यही था हमारा आखिरी टॉपिक। और अगले लेक्चर में, मतलब कि इसी लेक्चर के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इनके ऊपर सवाल किस तरीके के आ सकते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। ऑल राइट बच्चों, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इस लेक्चर को ताकि जब सवाल हम लोग करें तो आपसे खुद से बने। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।